नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन फॉर्म 2023 के बारे में। काफ़ी अभ्यर्थियों का लंबे समय से इंतज़ार था कि एएनएम एडमिशन 2023 एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। फाइनली कल 30 नवंबर की शाम को विभाग ने एएनएम एडमिशन 2023 को लेकर के वहां नोटिस डाल दिया है। आपके एएनएम एडमिशन 2023 के आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। कब से लेकर के कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, कहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है। अगर फॉर्म में आप गलती कर देते हो तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जो आपके मन में सारे सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल इस एक वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको वीडियो में कमेंट जरूर करना है और साथ में आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप स्टेटस है, वहाँ पर इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। अब सीधा शुरू करते हैं कि आपको एएनएम एडमिशन 2023 फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आवेदन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर मैंने लगा रखा है। सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आपके ये जो फॉर्म है हर बार की तरह है, इस बार भी ऑफलाइन फॉर्म है। ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरे जाते। काफ़ी कैंडिडेट्स व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर ऑनलाइन इस फॉर्म को कैसे भरें, कहाँ पर लिंक मिलेगा। तो ये फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फॉर्म का मतलब ये है कि आपको एक फॉर्म का ऐसे प्रिंट लेना है किसी भी कंप्यूटर वाले की दुकान से। जो प्रिंट मैं आपको बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेगा। तो वो फॉर्म का प्रिंट लेकर के उसमें अपनी डिटेल्स लिखनी है। जो डॉक्यूमेंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करवा कर इसके साथ लगाने हैं। एक पोस्टल ऑर्डर भी लगने वाला है, वो भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। और सारे डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच करने के बाद में आपको इस प्रकार का जो एक लिफाफा आता है वो लिफाफा आपको लेना है। वो सारे डॉक्यूमेंट मोड़ करके इस लिफाफे में आपको डाल देने हैं और इस लिफाफे को यहाँ से आपको बंद कर देना है। बाद में लिफाफे का जो फ्रंट पेज होता है, इस पेज पर आपको कुछ एड्रेस लिखना है। जहाँ पर आपको ये फॉर्म भेजना है वहाँ का एड्रेस लिखना है। नीचे वाली साइड में अपना एड्रेस लिखना है। वो भी पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। और उसके बाद में पोस्ट ऑफिस में आपको जा कर के इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को, जो एड्रेस आपने लिखा है उस एड्रेस के लिए आपको स्पीड पोस्ट लगा देना है। स्पीड पोस्ट लगाने का मतलब ये है कि आपका लगभग 40 या 42 रुपये स्पीड पोस्ट का चार्ज रहेगा और आपका फॉर्म 3-4 दिन में ही जहां आपने भेजना चाहते हैं वहां पर आपका ये पहुंच जाएगा। यदि आप इसको नॉर्मल पोस्ट से भेजते हैं, नॉर्मल सीधा ही भेज देते हैं, आप पैसे नहीं लगाना चाहते तो भी आप भेज सकते हैं, लेकिन उसको पहुँचने में कई बार ज़्यादा समय लग जाता है। लास्ट डेट से यदि आपका बाद में फॉर्म पहुंचता है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। और लास्ट डेट के बाद में 5-7 दिन, जब भी उनके पास पहुंचेगा लास्ट डेट के बाद में, उसके 5-7 दिन के बाद आपके पास वो फॉर्म जो है वो रिफंड मतलब वापस आपके ही एड्रेस पर वापस आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर्म भरने का जो समय है वो आपका 1 दिसंबर से, यहाँ पर 1 दिसंबर से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक है आपकी वो 20 दिसंबर है। हर बार 1 महीने का समय मिलता है, लेकिन इस बार जो है वो आपके फॉर्म भरने के लिए सिर्फ आपको 20 दिन का समय मिला है। इन्हीं 20 दिनों में आपको अपना फॉर्म भरना भी है और आगे भेजना भी है। और जब ऑफलाइन फॉर्म शुरू होते हैं तो लास्ट डेट से 5 दिन पहले, मतलब कि 15 या 16 दिसंबर तक आपको अपने फॉर्म जो है वो आगे भेज देने हैं। और यदि इससे आप लेट करते हैं, फॉर्म भरने का जो अंतिम दिनांक है वो 20 दिसंबर है। और ये जो ऑफलाइन फॉर्म है ये भरने के लिए आपको आपका जो पोस्ट ऑफिस है उससे 15 या 16 दिसंबर के दिन आपको भेज देना है, क्योंकि इससे यदि आप लेट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे आप 17 या 18 को मान लीजिए आप भेजते हैं और आपका फॉर्म समय पर नहीं पहुंच पाता है, 20 दिसंबर को शाम 6 बजे तक यदि आपका फॉर्म पहुंच जाता है तो आपका फॉर्म मान्य है। लेकिन 6 के यदि 7 बज जाते हैं तो आपका फॉर्म मान्य नहीं है, वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना फॉर्म भरकर भेज दें। ये बात मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। और साथ में कुछ जो मेल कैंडिडेट हैं, जो बॉयज़ हैं, वो मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हम एएनएम का फॉर्म भर सकते हैं। तो एएनएम जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही कर सकते हैं, सिर्फ महिलाएं इसमें भाग ले सकती है। लड़कों के लिए एएनएम कोर्स नहीं है। लड़कों के लिए जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, काफ़ी सारे और भी कोर्स हैं, लेकिन ये एकमात्र कोर्स ऐसा है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, एएनएम।
ये जो आपका कोर्स रहने वाला है वो 2 वर्ष का कोर्स है। इस 2 वर्ष में 18 महीने आपकी पढ़ाई होगी, प्लस में 6 महीने इंटर्नशिप होगी और 24 महीने का ये कोर्स पूरा हो जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट्स ने फीस के लिए भी मैसेज किया कि सर इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, जब हम कोर्स करेंगे तो हमारी फ़ीस क्या लगेगी। यदि आपका इस कोर्स में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी 2 साल की फ़ीस जो है वो 0 रुपये रहेगी, 1 रुपया भी आपका नहीं लगने वाला है। और साथ साथ में आपको सरकार के द्वारा या कहीं गवर्नमेंट के द्वारा 500 रुपये हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा। पिछली साल और उससे पिछली साल ये 500 रुपये था और अब की बार हो सकता है ये या तो 500 रहे या थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। इसमें चयन प्रक्रिया की यदि मैं बात करूं कि चयन आपका कैसे होगा, तो चयन आपका 12वीं के प्रतिशत के आधार पर आपका चयन होगा। 12वीं के जितने ज़्यादा प्रतिशत आपके हैं उतने चांस आपके बढ़ जाते हैं। राजस्थान में 34 फिलहाल जो है वो 34 सेंटर हैं एएनएम करवाने के लिए, प्रत्येक जिले में एक एक सेंटर है। अभी जिलों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन जो प्रीवियस सिस्टम था उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके ये आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। 34 सेंटर हैं जहां पर आपको एएनएम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 34 जगह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स ने यह भी मैसेज किया कि सर एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भर सकता है। एक कैंडिडेट आप चाहें तो 34 के 34 जगह से आप आवेदन कर सकते हैं। जो जिलों की लिस्ट मैंने कल शाम के वीडियो में डाली है, कौन से जिले में कितनी सीटें हैं, प्रत्येक जिले से आप आवेदन कर सकते हैं, प्रत्येक जगह पर आवेदन फॉर्म भेज सकते हैं। लेकिन प्रोसेस आपका वही रहेगा, फॉर्म भरना है, लिफाफे में बंद करना है और बाद में उसको उस एड्रेस पर सेंड कर देना है जहां आपको भेजना है, चाहो तो नॉर्मल पोस्ट से और चाहो तो आप स्पीड पोस्ट से। यदि हम स्पीड पोस्ट का 40 रुपये, मेरे हिसाब से 42 रुपये है, लेकिन 40 रुपये माने, और यदि आप 10 फॉर्म भी भरते हैं तो आपका 400 रुपये का जो पेमेंट है वो इस प्रकार से लगने वाला है आप सारे के, और 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी शामिल है। पोस्टल ऑर्डर की यदि मैं बात करूं तो SC और ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 1 भी रुपया पोस्टल ऑर्डर नहीं लगने वाला है। बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं EWS OBC उन सभी को 20-20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगवाना है और ये पोस्टल ऑर्डर आपको अपनी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा और 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपका लगने वाला है। ये बात मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है और इस बात के लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बाद में बना दूंगा ताकि सारे का सारा जो प्रोसेस है वो और समझ में आ जाए। अब डायरेक्ट हम फॉर्म भरने के मुद्दे पर आ जाते हैं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉर्म का जो प्रारूप है वो 2 पेज का प्रारूप है, ये रहेगा। आप चाहो तो इनको 2 पेज अलग अलग निकाल सकते हो या फिर एक ही पेज के दोनों साइड आप इसको प्रिंट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कोई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिश आप ये करेंगे एक ही पेज के दोनों साइड इसको प्रिंट करवा लीजिए, बेटर यही रहेगा कि एक पेज के दोनों तरफ आपका हो और इसके 2 या 3 प्रिंट ले लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय आप जब पेन से फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती जरूर होगी, तो उस समय उस फॉर्म को छोड़ करके दूसरा फॉर्म आपको साफ साफ अक्षरों में भरना है। फॉर्म भरते समय यही ध्यान रखना कि कहीं पर भी कोई गलती न हो, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई काटा छांटी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर हो, व्हाइटनर वगैरह का यूज न करें और जानकारी एकदम स्पष्ट साफ साफ शब्दों में लिखी हुई होनी चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर क्या लिखना है। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, वो फोटो आपको यहाँ पर लगा देना है। अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है यहाँ अटैच करना है। नीचे की साइड बात करें तो फोटो इस लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर चाहे यहाँ तक चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अच्छे से चिपका देना है। ऐसा ना हो कि आप जब भेजें फॉर्म को, जब फोल्ड करके उस लिफाफे में आपने डाला तो उस समय वो फोटो उतर गया, ऐसा नहीं हो। आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाने के बाद में यहाँ पर अपना क्रॉस सिग्नेचर कर दीजिएगा, चाहे यहाँ करिएगा चाहे यहाँ करिएगा। आधा सिग्नेचर कागज़ पर, आधा सिग्नेचर इस फॉर्म पर और आधा आपके फ़ोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद में आगे हम बात करें तो यहाँ पर फोटो वाला काम तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको भरनी है 2 नंबर कॉलम में 12वीं की डिटेल। वैसे आपका 10वीं और 12वीं दोनों भरना होता है, यहाँ कॉलम जो है सही सेट नहीं किया हुआ, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों क्रमांक आपको दे रखे हैं। तो आप जो है 10वीं और 12वीं दोनों की डिटेल आप अलग अलग आपको भरना है। कैसे भरना है, इस कॉलम में कोशिश ये करिएगा कि आप 10वीं की डिटेल भरें और नीचे वाले कॉलम में कोशिश ये करिएगा कि आप 12वीं की डिटेल भरें। तो इस कॉलम में सबसे पहले यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है 10वीं और 12वीं आपकी कौन से बोर्ड से। यदि आपने राजस्थान से पास की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान से, तो आपको यहाँ पर बसेर लिखना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, इतना लिखना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। और आगे चाहें तो आप अजमेर भी नाम नोट कर सकते हैं, अजमेर। ये चाहे आप छोटे अक्षरों में लिखें चाहे आप बड़े अक्षरों में लिखें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बसेर नाम लिखे तो कैपिटल लेटर में ही लिखने की आप कोशिश करें, यहाँ और यहाँ दोनों जगह, क्योंकि ये 10वीं और 12वीं डिटेल है। फिर छोटा सा आप 10वीं बता दीजिएगा कौन से वर्ष में पास हुई, यहाँ 12वीं बताना है आपको कौन से वर्ष में पास हुआ। और उसके बाद यदि बात करें तो आपके 10वीं के रोल नंबर और 12वीं के रोल नंबर आपको यहाँ लगा देने हैं। और उसके बाद में आपके पूर्णांक बताने हैं कि आपको कितने नंबर का पेपर था। जैसे 10वीं का 600 नंबर का होता है तो इसमें 600 लिखना है, 12वीं का 500 का होता है या 700 का होता है तो वो यहाँ पर नोट कर देना है।
कुछ समय पहले 12वीं का 650 नंबर का होता था, तो वो अपने हिसाब से मार्कशीट देखना है, टोटल कितने नंबर का वो यहाँ नोट कर देना है। फिर आपको कितने मिले हैं वो यहाँ मेंशन कर देना कि आपके 10वीं और 12वीं कितने कितने नंबर आए हैं। उसके बाद 10वीं और 12वीं के परसेंटेज आपको यहाँ नोट करने हैं। किसी भी कैंडिडेट के यदि 82 पॉइंट ऐसे 3-3% है तो इसी प्रकार से आपको नोट करना है, परसेंटेज का आपको चिन्ह लगा देना है। 10वीं और 12वीं के अलग अलग बता देने हैं। ऊपर वाला कॉलम थोड़ा सा छोटा है 10वीं वाला, तो 10वीं वाली जानकारी थोड़ी सी आपको ध्यान से लिखनी है। और उसके बाद में हम बात करें आगे आपको क्या फिलअप करना है। आगे आपको अभ्यर्थी की जाति वर्ग बताना है कि आप सामान्य कैटेगरी से है, एससी कैटेगरी से है या एसटी कैटेगरी से है या ओबीसी से हैं या टीएसपी एसटी से हैं या एससी से हैं और एमबीसी या ईडब्ल्यूएस या शहरिया, कौन सी कैटेगरी है। जो भी आपकी कैटेगरी है उस कॉलम में आपको ऐसे गुड का निशान लगा देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। ये कॉलम सामने बना हुआ है, अच्छा सा ऐसे गुड का निशान आपको मेंशन कर देना है। कोई भी 2 कैटेगरी पर नहीं करना, एक ही कैटेगरी आपकी होती है तो उस एक कैटेगरी के अनुसार कर देना। यदि कोई गलती हो गई है तो कोशिश ये करें कि उसको ऐसे काटने की कोशिश न करें। आप अपने जो फॉर्म का मैंने बताया है 2 या 3 प्रिंट ले लीजिए, उसके बाद जो गलत हो गया उसको छोड़ दीजिए, दोबारा से नया फॉर्म भर दीजिए। और जो फॉर्म आपका मान लीजिए भरते भरते यहाँ पर गलत हो जाए तो इसको यहाँ मत छोड़िए, पहले पूरी डिटेल और भर लीजिए ताकि आपको अनुभव हो जाए कि कहाँ पर मुझे क्या लिखना है, दूसरे वाले फॉर्म में गलती ना हो। कहीं ऐसा हो कि आपने यहाँ गलती कर दी, इस फॉर्म को छोड़ दिया, दूसरे वाले को भरने लगे, उसमें यहाँ तो सही कर दिया, यहाँ जाकर गलती कर दी, उसको छोड़ना पड़ा। ऐसा मत करिएगा। यदि इस फॉर्म में यहाँ गलती हो जाती है तो इसको एक बार कंप्लीट जरूर भर ले ताकि आपको ये महसूस हो जाए कि कहाँ कहाँ पर गलती हो सकती है, बाद में वो फॉर्म आपका बिल्कुल सही हो जाए। अच्छा 2 नंबर, फिर ये जाति भरने के बाद में, जाति वर्ग भरने के बाद में आपको आता क्या अभ्यर्थी निःसंजन अर्थात एक पैर से ये श्रेणी प्रवेश चाहते, मतलब विकलांग कैटेगरी से कोई कैंडिडेट है तो हाँ करना है या फिर आपको ना करना है, अपने हिसाब से वो कर देना है। और यदि आप हाँ कर देते हैं तो आपको प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर 2 बातें, डॉक्यूमेंट साथ साथ में देखते रहिएगा। 10वीं की बात हमने लिखी है, 12वीं की बात हमने लिखी है और कैटेगरी हमने लिखी है। तीनों के तीनों सर्टिफिकेट लगने काफ़ी आवश्यक है, तीनों की फोटोकॉपी आपकी लगनी है। जाति आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी का जाति जो है वो एक ही बार बनता है तो उनको कोई इश्यू नहीं, चाहे 2 साल पुराना हो चाहे 3 साल पुराना हो, आप अपना फोटोकॉपी करवा के लगा दीजिएगा। बाकी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है साथ में फोटोकॉपी करवा के लगाना है। और जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। यदि कोई जनरल पर ऐसे टिक कर देता है तो उनको किसी प्रकार की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद यदि मैं बात करूँ निःसंजन वाला, यदि आप हाँ कर देते हैं तो प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी साथ में लगानी पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और यदि नो कर देते हैं तो किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको नहीं है। क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, यदि कोई महिला जो फॉर्म भर रही है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो हाँ करना है, नहीं था ना करना है अपने हिसाब से। यदि हाँ कर देते हो तो इसका भी आपको एक जो भाग से होगा, जैसे मैं अभी समझा देता हूँ भाग से। यहाँ पर जो हमारा भाग शुरू हुआ है वो भाग ए है, ऊपरी ऊपर देखिए आप, ये रहा, ये भाग हमारा ए है। इसी प्रकार से आगे भाग ब आएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भाग ब, और उसी प्रकार से भाग से आएगा। यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला जो यहाँ पर हाँ आप कर देते हैं तो भाग से आपको भरना अनिवार्य हो जाएगा। और यदि कोई इसमें ना कर देता तो आपको वो भाग से बिल्कुल छेड़ना भी नहीं, उसको बिल्कुल छोड़ देना है वैसा का वैसा। उसके बाद 4 नंबर कॉलम में यदि हम बात करें, क्या अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोगिनी है, हाँ या ना अपने हिसाब से आपको यहाँ करना है। और इसमें से भी यदि आप हाँ या ना करते हैं तो भाग से आपको नहीं भरना। यदि हाँ कर देते हैं तो भाग से आपको, यहाँ वाले कैंडिडेट को भी भाग से आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में क्या मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस समर्थक कर्मियों के विधवा, अन्य श्रेणी विधवा, तलाकशुदा इस कैटेगरी में दिए हो तो हाँ करना है, अन्यथा ना करना है। यदि हाँ कर देते हो सक्षम अधिकारी द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, और ना कर देते हो तो इस डॉक्यूमेंट की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आती है बात पोस्ट लोडर की। पोस्ट लोडर की जब बात आएगी तो सक्षम अधिकारी जारी जो प्रमाण पत्र है, यदि हाँ तो श्रेणी का नाम आपको लिखना है कि कौन सी श्रेणी है, पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है, पुलिस समर्थक कर्मी, यहाँ पर वो श्रेणी आपकी यहाँ पर मेंशन कर देनी है। फिर बात आती है आवेदन शुल्क की, पोस्ट लोडर नंबर लिखना है। यदि कोई SC ST का कैंडिडेट है तो उसको तो ना लिख देना है, क्योंकि उनको पोस्ट लोडर की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उनको तो ऐसे लिख देना है नील नील नील। और बाकी यदि हम बात करें बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट की जिनको पोस्ट लोडर की आवश्यकता है, उनको पोस्ट लोडर नंबर लिखना है। पोस्ट लोडर पे एक नंबर होता है स्पेशल नंबर, वो पोस्ट लोडर का नंबर लिखना है। दिनांक, किस दिनांक को आपने बनवाया है और कितने रुपए का बनाया है, वो 20 रुपए का आपने बनाया, वो वहां पर मेंशन करना है। उसके बाद में भाग ब शुरू होता है, जहां पर आपकी खुद की जानकारी डिटेल आपको भरनी है, पूछी जाती है। अभ्यर्थी का नाम सबसे पहले हिंदी में लिखा है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। 10वीं की मार्कशीट में आपका जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। किसी का नाम अगर सरिता कुमारी है तो आपको सरिता और कुमारी पूरा नाम यहाँ मेंशन करना है। किसी का नाम यदि सरिता कुमारी सैनी है
तो आपको वो पूरा नाम यहाँ पर मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा नाम लिख कर छोड़ दें। जो आपने फॉर्म भरा है उसमें 10वीं की मार्कशीट साथ में लग रही है, अगर नाम मिसमैच हुआ तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद में अभ्यर्थी का नाम कैपिटल अक्षरों में लिखना है, वो भी इंग्लिश में। जैसे सरिता नाम है तो अभी हमने बात की सरिता ऐसे लिखना है, सरिता। आपका जो 10वीं का स्पेलिंग है वो स्पेलिंग आपको इस प्रकार से कैपिटल लेटर वाला यहाँ पर मेंशन करना है। कोई यदि कैंडिडेट ऐसे लिख देता है ऐसे, तो वो आपका फॉर्म जो है काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से काफ़ी अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको नाम अपना कैपिटल लेटर में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। यदि किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपके परसेंटेज चाहे कितने भी अच्छे हो, वो परसेंटेज नहीं देखे जाते, आपकी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद में पिता का नाम यहाँ हिंदी में लिखना है, फिर पिता का नाम इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है ये भी। फिर कोई विवाहित महिला है तो पति का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। उसके बाद में जन्म दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है, अपनी 10वीं की मार्कशीट में जो जन्म दिनांक है उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। कुछ कैंडिडेट गलती ये करते हैं, कुछ जो अभ्यर्थी है वो गलती ये करते हैं कि उनके जो आधार कार्ड में डीओबी वो लिख देते हैं। मानता हूँ आधार कार्ड वाले डीओबी हो सकता है आपकी सही हो, लेकिन आधार कार्ड वाले काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी डीओबी गलत है। तो यहाँ जो मेंशन करें वो 10वीं के अकॉर्डिंग मेंशन करें। अगर आधार और 10वीं सेम है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आधार और 10वीं यदि अलग अलग है तो आप 10वीं का यहाँ लिखें, आधार कार्ड बाद में आप अपना करेक्शन करवा सकते हो। उसके बाद में आपकी आयु पूछी गई है कि 31/12 और 2023 जो दिन अभी आने वाला है, आज से 20 या 30 दिन के बाद में जो 31 दिसंबर आने वाला है, उस दिन तक आपकी आयु जो है कितने वर्ष हो जाएगी, कितने महीने हो जाएगी, कितने दिन हो जाएगी, वो यहाँ पर मेंशन करना है। काफ़ी कैंडिडेट्स को ये काउंट करना नहीं आता कि सर कैसे दिन लिखें, कैसे लिखें। तो ये मैं इसी वीडियो के लास्ट में थोड़ा सी स्लाइड मैंने और जोड़ रखी है कि आपको अपना दिन, माह और वर्ष किस प्रकार से निकालना है, वो आपको इसी वीडियो में मालूम चल जाएगा। वीडियो आप एक बार कंप्लीट देख लीजिए, किस प्रकार से आपको अपना दिन निकालना है, महीने निकालने हैं। बिल्कुल 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आप दिन, महीने, वर्ष सारे निकल जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपकी जो डीओबी है वो उस डीओबी से और इस दिन तक आपकी आयु कितने दिन, कितने वर्ष, कितने महीने हो रही है वो मेंशन करना है। उसके बाद में फ़ोन नंबर वाला आप खाली छोड़ सकते हो, लेकिन मोबाइल नंबर आपका यहाँ मेंशन करना है। मोबाइल नंबर वो लिखना है जो वर्तमान में चालू हो और आने वाले समय में भी चालू रहे। परमानेंट जो आपका नंबर है वो नंबर यहाँ मेंशन कर देना, ताकि कोई फ़ोन करके जब काउंसलिंग आगे होगी तो कई बार क्या होता है कॉल लेटर नहीं भेजा जाता, तो आपको डायरेक्ट कॉल करके बोल दिया जाता है कि आपको काउंसलिंग में आना है। तो नंबर आपका चालू होगा तभी आपके पास सूचना पहुँचेगी, और विभाग के द्वारा मैसेज भी किया जाता है, तो नंबर आपका चालू रहना चाहिए। उसके बाद में डाक का पता, आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अपना पूरा एड्रेस आधार कार्ड के पीछे जैसा जैसा एड्रेस लिखा हुआ है वैसा का वैसा यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, और फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। एक पेज का फॉर्म ये हो जाता है, बाकी आता है पीछे वाला फॉर्म। जो भाग 6 है वो महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या ऐसा सहयोगी, सिर्फ इन्हीं को भरना है। बाकी कैंडिडेट्स को इस कॉलम को ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा यहाँ तक छोड़ देना है, सीधे भाग 2 में चले जाना है। यदि कोई इन कैटेगरी में से है जो मैंने अभी ऊपर बताया था, हाँ या ना, यदि हाँ कर देते हैं तो भरना है, ना कर देते हैं तो नहीं भरना है, इसको पूरा का पूरा छोड़ देना है। आपने यदि हाँ किया है तो अभ्यर्थी का नाम लिखना है, पिता या पति दोनों में से एक का नाम लिखना है। यदि आप पिता का नाम लिख रहे हो तो इस पे गुड का निशान लगाना है, यदि पति का नाम लिख रहे हो तो पति वाले पे ऐसे गुड का निशान लगा करके नाम लिख देना है। फिर आपका पद क्या है, आशा सहयोगिनी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वो लिखना है। नियुक्ति किस दिन आपकी हुई, आपका वर्तमान में पद स्थान कौन सा है, कहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हो, जिला आपका कौन सा है। उसके बाद में आपके साइन करने हैं और यहाँ पर आपको मोहर लगवा लेनी है अपने कार्यालय की जहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हो। और उसके बाद में भाग 6 की जब बारी आती है तो देखिए यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम लिखना है या फिर पति का नाम आप लिख सकते हो, जो भी आप लिख रहे हो। पुत्री आप मतलब पिता का नाम लिख रहे हो तो पुत्री वाले पे गुड़ का निशान लगाना है, और पति का नाम लिख रहे हो तो पत्नी वाले पे गुड़ का निशान लगाना है। और इतना भरने के बाद में यहाँ दिनांक लिख देनी है, आप ये फॉर्म किस दिन भर रहे हो, जिस दिन भर रहे हो वो दिनांक, जो आपका गांव है, शहर है, जिला है, जो भी है उसका नाम, यहाँ स्थान का नाम लिख देना है, और उसके बाद अपने साइन कर देने हैं। आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ पर जो जो जानकारी भरने के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स काम में लिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें फोटोकॉपी के रूप में लगाने हैं। जैसे हमें 10वीं और 12वीं की फोटोकॉपी लगानी है, अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है, एड्रेस के लिए हमने आधार कार्ड काम में लिया, आधार कार्ड आपको लगाना है, अपना मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है, आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना है, और इसके अलावा यदि कोई और डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो वो भी इसके साथ में आपको अटैच कर देना है। आगे यदि हम बात करें जो महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनको भी अपना वो सर्टिफिकेट वगैरह, विकलांगता का प्रमाण पत्र वो यहाँ पर ज्वाइंट आपको करना है। कोई जनरल कैटेगरी से यदि फॉर्म भर रहा है तो उसको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, बाकी कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जो पोस्टल ऑर्डर आप लेकर आओ, उस पोस्टल ऑर्डर में इस प्रकार से वो पोस्टल ऑर्डर होता है, यहाँ से कटता है, तो ये हिसाब रख सकते हो। बाकी ये जो है आपको साथ में लगा देना है, उस फॉर्म के साथ में डाल देना है। उसके बाद अब हम बात करें एज की, कि आपको एज किस प्रकार से निकालनी है। सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है एज कैलकुलेटर।
जैसे ही आप एज लिखोगे, एज लिखते ही आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन गूगल में सर्च होकर के आ जाएगा एज कैलकुलेटर का। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और इस एज कैलकुलेटर पर क्लिक करते ही आगे गूगल में आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा एज कैलकुलेटर का। ये देखिए यहाँ पर एज कैलकुलेटर आ गया। इस एज कैलकुलेटर वाले पे आपको क्लिक कर देना है और एज कैलकुलेटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर तो आपको DOB अपनी मेंशन करनी है जो कि सभी कैंडिडेट्स की अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ जो है एज द डेट ऑफ, यहाँ पर किस दिन की आप एज पूछना चाहते हो, यहाँ पर आपको वो तारीख मेंशन करनी है जो मैं बता देता हूँ 31/12/2023। सभी कैंडिडेट्स को नीचे वाले कॉलम में तो सिर्फ ये डेट मेंशन करनी है, इसके अलावा दूसरी आपको नहीं लिखनी। और ऊपर वाले कॉलम में आपको अपनी DOB बतानी है और किस प्रकार से बतानी है मैं बता देता हूँ। इस पर जब क्लिक करेंगे अलग अलग तो माह है, दिन और साल आप बता देंगे। जैसे मैंने यहाँ तो परमानेंट कर दिया 31/12/2023 और ऊपर वाले में DOB मैंने लिख दी है 3 फरवरी 2005। ये मैंने ऐसे रैंडमली लिखी है, अपने तरीके से अपनी मर्जी से लिखा है, ऐसा नहीं किसी की DOB है किसी का नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया। और कैलकुलेट आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने यहाँ पर वैसे तो सारा ऑप्शन आ जाएगा कितने सेकंड हो गए, लेकिन इसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पहली लाइन की आवश्यकता है। 18 साल हो गए जो वहाँ कॉलम में भर देंगे, 10 महीने हो गए और 28 दिन हो गए, बस इतना ही आपको वहाँ कॉलम में भरना है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने फॉर्म भरना ही बताया। तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर जा कर के और वहाँ से वीडियो की शुरुआत में ये मैं बताना भूल गया कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो वो भी मैं अब इस वीडियो के लास्ट में क्लियर कर देता हूँ। माफ़ी चाहूँगा, मैं बीच में भूल गया कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। आपको जो अपना चैनल है विकास ई न्यूज़, इसी नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ये फॉर्म का PDF वहाँ डाल दिया है। वहाँ से वो फॉर्म का PDF आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, या फिर आप राज्य स्वास्थ्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जा करके आप उस फॉर्म का PDF आप डाउनलोड कर लेंगे। ई मित्र वाले या कंप्यूटर शॉप वाले की दुकान पर जाएंगे और वहाँ से इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट ले लेना है। और प्रिंट आउट लेकर के जो जैसे जैसे मैंने भरना बताया वैसे वैसे आपको फॉर्म भरना है और डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में अटैच करने हैं। और डॉक्यूमेंट वाले में भी एक ध्यान ये रखना है कि जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो 10वीं 12वीं आधार कार्ड अपना मूल्यवान जो भी, उसमें नीचे नीचे जो जगह होती है खाली जगह उसमें अपना सिग्नेचर आपको जरूर करना है। जो भी आपका नाम है उस नाम से आपको सिग्नेचर कर देना है प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स पर। कोई भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक डॉक्यूमेंट पर आपको सिग्नेचर कर देना है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ये जो नंबर है आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप मैसेज भी इस नंबर पर कर सकते हैं 3749। अपना नाम और जिला जरूर मेंशन करें और जो डाउट आपका है वो आप मैसेज करें। जैसे ही समय मिलेगा आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।